सो वेलकम टू द बीएससी सेकेंड ईयर। हमने लास्ट लेक्चर में जो रूपांतरण पढ़ लेते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन वो पाई जाल से टी जाल में पढ़ लिया था, और जो सेकंड है वो है टी जाल से पाई जाल में रूपांतरण। ठीक है, तो उसमें हमने वैल्यूज निकाल दी थी Z1, Z2, Z3 की। अब हम निकालेंगे ZA, ZB और ZC की वैल्यू। तो हमारे पास Z1, Z2, Z3 के मान हमने लास्ट लेक्चर में लिख दिए थे। तो अब हम वैल्यू निकालें अगर Z1, Z2 प्लस Z2, Z3 और Z3, Z1, इसकी वैल्यूज निकालें। तो हमारे पास Z1 का मान भी है, Z2 का भी है, Z3 का भी है। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 का मान हमारे पास था, Z1 का मान ZA, ZB। ठीक है, मैं वैल्यूज लिखूं अगर ZA, ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये Z1 का मान इनटू ये। अब Z2 का मान कितना है, Z2 का मान है ZB, ZC, ZB, ZC और वही ZA, ZB और ZC। तो ये मान हो गया Z1, Z2 का। ठीक है, इसके बाद प्लस ये वाला प्लस Z2 का मान वापस ZB, ZC, ZA प्लस ZB और ZC। फिर Z3 का मान क्या है, ZA, ZC, ZA, ZC और ZA प्लस ZB प्लस ZC प्लस ये वाला प्लस Z3 का मान वापस ही ZA, ZC, ZA प्लस ZB प्लस ZC इंटू Z1 का ZA, ZB, ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो हमने सबकी वैल्यूज लिख दी। अगर हम वैल्यू अब इसको सॉल्व करें, इसको तो हम ऐसे कैसे रख रहे हैं, तो देखो कि सब टर्म जो है वो दोबारा आ रही है। ZA, ZB नहीं, इसमें अगर कॉमन लेने हम तो देखो ZA, ZB कॉमन आ रहा है, ZB, ZC कॉमन आ रहा है और ZA, ZC ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ऊपर क्या बच रहा है, एक बार तो बच रहा है, अगर यहां से ये कॉमन आ जाए ZA, ZB। ठीक है, तो ZA, ZB कॉमन आ गया। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करें, हम सॉल्व करें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ZA, ZB, ZC। तो ZA, ZB, ZC, ZA, ZB, ZC ZA, ZB, ZC। तो यहां से क्या बच रहा है, ZA, ZB, ZC, ZB दो बार है, ZB प्लस यहाँ ZB, ZA, ZC, ZC यहाँ पर ZA अपॉन में ZA प्लस ZB प्लस ZC, सब में दो बार आ रहा है यानी स्क्वायर, तो एक बार कट जाएगा। ठीक है, वैल्यूज क्या आएगी इसमें, वैल्यूज क्या आएगी इसमें, जो Z1, Z2 ये चल ही रहा था, Z2, Z3 और Z3, Z1, इसमें वैल्यूज क्या आएगी, देखो ये कट गया एक बार, क्या बचा ZA, ZB, ZC और ZA प्लस ZB प्लस ZC। ठीक है, ये वैल्यूज आई। अगर हम डिवाइड कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 दे दो, पहले हमें इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 इक्वेशन जो थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 2
वो थी Z1 प्लस Z2, ठीक है, और ZC ZA ZB और ZA ZBC, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है ZA बराबर Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 अपॉन Z2, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समीकरण 4 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो इसके बाद वैल्यू आती है हमारे पास ZB की, वो भी यही आएगी Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 और डिवाइड में क्या आएगा Z। अगर हम 4 को 1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ZC आ जाएगा, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 अपॉन Z1, ठीक है। तो हमने इसको टी जाल से पाई जाल में रूपांतरण पढ़ लिया। पहले वाले में Z1 Z2 ZC की वैल्यूज थी, इसमें आगे ZA ZB और ZC की वैल्यूज आ गई। अगर प्रॉब्लम है किसी को तो वो एक बार और देख लें। इसको देखने के लिए थोड़ा टिपिकल इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे पास इस कैलकुलेशन लंबी होती है तो हमें बार बार मिटाना पड़ता है, तो इसलिए आप कैलकुलेशन खुद कर लें एक बार कॉपी में, ठीक है। लेक्चर को देखते जाएं, उसको नोट करते जाएं और जैसे जैसे मैंने डिवाइड किया है तो वैसे डिवाइड करते जाएं, आपको आसानी से आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें इतनी बड़ी टफ कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी है लेकिन टफ नहीं है। अब आता है हमारे पास टॉपिक चतु टर्मिनल जाल एवं इसके प्राचल। चतु टर्मिनल जाल के लिए हम पढ़ चुके हैं भाई, हमारे पास 4 टर्मिनल वाला एक जाल हो, इसमें 2 निवेशी, ये निवेशी और 2 निर्गम टर्मिनल। तो ये निवेशी टर्मिनल होते हैं और निर्गम टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें तो इसमें हम वोल्टेज लगाते हैं V1, ये I1 I2 और ये V2, ठीक है। तो जो निवेशी टर्मिनल इनपुट टर्मिनल है उनके बीच में जो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो निवेशी धारा, वोल्टेज की बात करेंगे तो निवेशी वोल्टा, निर्गम में बात करेंगे तो ये निर्गम धारा और ये निर्गम वोल्टा, ठीक है। हमारे पास 4 टर्म आ चुकी हैं, एक तो धारा और वोल्टा की फॉर्म में निवेशी धारा, निवेशी वोल्टा, निर्गम धारा और निर्गम वोल्टा, ठीक है। तो चतु टर्मिनल जाल के बिहेवियर को बताने के लिए, ठीक है, यानी उनके व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए हमें प्राचलों की जरूरत पड़ती है। प्राचल यानी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, हमारे पास 3 तरह के पैरामीटर्स हैं, Z प्राचल, Y प्राचल और H प्राचल, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 पढ़ेंगे, Z प्राचल, Y प्राचल, तीसरा है H प्राचल। तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, और ज्यादा टफ कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन टफ भी नहीं है, ठीक है। और इन्हीं पे डिपेंडेड है, यानी हमने जो I1 V1 I2 V2 लिखे हैं उसी पे डिपेंडेड है। यानी 4 जो टर्म है ये निवेशी वोल्टा निवेशी धारा, निर्गम वोल्टा निर्गम धारा, इसी से हम प्राचलों को लेके आएंगे। तो इसकी बात करें हम फर्स्ट वाले प्राचल की बात करें, फर्स्ट प्राचल है हमारा Z प्राचल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, एक ही बात। तो अब इसमें देखो कि हमारे पास वही 4 टर्म है वहां पर, ठीक है। निवेशी वोल्टा निवेशी धारा, निर्गम वोल्टा निर्गम धारा। तो निर्गम यानी हम धारा को लिखेंगे I1 I2 से और उसको लिखेंगे V1 V2 से, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई चतु टर्मिनल जाल है हमारे पास जो निवेशी वोल्टा है, निवेशी वोल्टा वो तो है V1, निवेशी धारा है I1, निर्गम वोल्टा
वो है V2 निर्गम धारा, वो है I2। तो ये चार टर्म है, ठीक है। तो एक फंक्शन दे रखा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इस प्रकार, यानी ये जो टर्म है ये इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर कर रही है, डिपेंडेंट है कि जो V1 है इज द फंक्शन ऑफ I1 और I2, और जो V2 है वो इज द फंक्शन ऑफ I1 I2। ये दो लाइन ही जो है वो हमारे कैलकुलेशन के लिए, यानी ये दो लाइन हमें याद रखनी है या बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से हमारी पूरी कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। अगर हम इसको अपन चेंज कर देंगे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो यानी यहाँ हमें मानना है कि जो वोल्टेज है वो डिपेंडेंट है किस पर, करंट पर, और यानी V1 जो है वो फंक्शन है I1 I2 का, और V2 फंक्शन है I1 और I2 का। तो देखो आगे कैलकुलेशन कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका हम क्या करते हैं, अवकलन, डिफरेंशिएट कर दें। देखो कैसे करेंगे, dV1 बराबर, इसको लिख दूं मैं डेल V1 अपॉन डेल I1 और dI1 प्लस डेल V1 डेल I2 है, पहले की बात कर रहे हैं I2, और समीकरण 1 और 2 का भी इसमें लिख दो, समीकरण 1 2, और ये क्या आएगा dI2, क्वेश्चन नंबर 3। इसका करें dV2 क्या आएगा डेल V2, और ये क्या आएगा डेल I1 dI1 प्लस डेल V2 ये, और ये डेल I2 डेल I2 और dI, क्वेश्चन नंबर 4। ये आना चाहिए सबको करना, ठीक है। फंक्शन का फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि V1 दे रखा था I1 I2 में तो I1 में लिख दिया, एक बार I2 में लिख दिया। ये V2 दे रखा था I1 I2 में तो वापस V2 को I1 I2 में लिख दिया हमने। अब देखो कि हम इसमें जो V वाली टर्म है, ठीक है, V वाली जो टर्म है यानी dV वाली, उसको हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं V से, और जो dI वाली टर्म है I1 I2 उसको हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं I से। तो इधर देखो dV1, इसको लिख दूं मैं V1, अब कैपिटल में लिख रहा हूं मैं। ये जो लिखा हुआ है डेल V1 अपन डेल I1, एक मिनट के लिए इसको हम साइड में रख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे। ये लिखा हुआ है dI1, तो ये लिख देता हूं मैं I1 प्लस डेल V1 और डेल I2 को छोड़ देते हैं, dI2, इसको लिख देता हूं मैं I2। अब इधर आ जाओ V2, ये क्या आ जाएगा डेल V2 अपन डेल I1 छोड़ दो, dI1 को वापस I1, ये प्लस, और इसको वापस I2, इसको छोड़ दिया। अब मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जिसको प्रतिस्थापित करने के लिए कहा था वो हमने प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखो V अपॉन I, तो V अपॉन I है, V बराबर IR से, वो क्या कहलाता है R। R मतलब प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध नहीं है हमारे पास, तो क्या है प्रतिबाधा, इंपीडेंस है, तो हम क्या लिखेंगे इसे Z। अब देखो कैसे लिखते हैं, तो ये भी Z है, ये भी Z है, ये भी Z, तो Z आ रहा है इसमें, इसने इसका नाम क्या था प्रतिबाधा, खुला परिपथ प्रतिबाधा, ओपन सर्किट इंपीडेंस। तो V अपॉन I की वजह से इसे Z बोल रहे हैं, ये आ रहा है Z, ये भी Z है, ये भी Z है, ये भी Z है, और ये भी Z, सब में V अपॉन I, सब में V अपॉन I आ रहा है, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में, I1 के साथ। अब देखो, अब इसको कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएट करना है इन्हें अलग अलग। ये लिखा हुआ है 1 1, इसको लिखते हैं Z11। ये लिखा हुआ है 1 2, इसको लिखूंगा 1 2, इसको लिखा हुआ है 2 1, इसको लिखूंगा 2 1, इसको लिखा हुआ है 2 2, इसको लिखूंगा 2। ये लिखने का तरीका। दोबारा देखें, I1 I2 तो हमने तब लिख दिए थे जब हमने प्रतिस्थापित किया, V1 V2 प्रतिस्थापित करने पर सिर्फ ये टर्म छोड़ दी थी, तो V अपॉन I, सब में V अपॉन I आ रहा है, तो V अपॉन I क्या कहलाता है, Z कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है, तो हमने Z लिख दिया था। 1.12 कैसे लिखें, इसको देखो, ये V1 के साथ 1 आ रहा है और I1 के साथ 1 आ रहा है, तो 1 1 यानी 1 1, ये 1 2 तो 1 2 2 1 2 1 और 2 2 2। अगर इसको हम सारणी रूप में लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, V1 V2 बराबर
Z11 Z12 Z21 Z22 दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं इसमें, है ना। Z11 Z11 Z12 Z12 Z21 Z21 Z22, साइड में क्या आएगा, सबके साथ क्या रहेगा, I1। ठीक है, अब देखो हम सबको अलग अलग करके लिखे हैं। अगर जैसे मुझे मान निकालना है इसका Z11 का, इसका मान निकालना है Z11 का, तो देखो अब मुझे Z11 का मान निकालना है इसका, तो मुझे इसका मान इस वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो Z11 का मान कब निकलेगा, Z11 का मान आ सकता है V1/I1, ये आ सकता है कब, जब क्या हो, I2 क्या हो, जब I2 0 करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म हट जाएगी, क्या आएगा V1 बराबर Z11/I1, तो यहाँ से Z11 क्या आएगा I1, तो ये Z11/I1 है। ठीक है, तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, ZI के नाम से, इसके नाम से जानते हैं ZI के नाम से, इनपुट मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ZI ये क्या है, जब 2 क्या हो, ओपन हो, ओपन सर्किट, खुला परिपथ। ऐसी मान निकालूं मैं इसका Z12 का, Z12 इसका मान निकालने के लिए अब इसको 0 करना पड़ेगा, तो ये आएगा V1/I2। कब इसको 0 करना पड़ेगा, तो I1 0 का मतलब क्या है, हमने ओपन कर रखा है इसको, क्या है, ओपन कर रखा है, I1 0, इसको हम लिखते हैं ZR रिवर्स 1 2। ठीक है, 1 2 आ रहा है, इसको हम क्या लिख देते हैं, रिवर्स, Z रिवर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, अब क्या है Z21, तो Z21 कैसे आएगा, देखो Z21 लिखना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो Z21 ये पूरा 0 हो जाएगा, अभी इस I2 को 0 कर दूं तो Z21 का वैल्यू आ जाएगी V2/I1, यहाँ से V2/I1 Z21 कब आएगी, लेकिन जब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब I2 को कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालनी है Z22 की, Z22 की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो रखना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 0, तो इसको 0 करने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा, I1 को 0 करना पड़ेगा, तो I1 को 0 कर दूंगा तो ये हट जाएगा, फिर क्या आएगा V2/, लेकिन ये तब आएगा जब आपने किसको 0 किया, I1 को 0। ठीक है, तो ये है जो कहलाते, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं ZF फॉरवर्ड, और इसको बोलते हैं ZO यानी आउटपुट, ZI इनपुट, ZR रिवर्स, F फॉरवर्ड और O आउटपुट। तो ये जो है क्या कहलाता है, Z प्राचल कहलाता है। अगले वाले लेक्चर में हम Y प्राचल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।